हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। ये एक एक्ट है जो मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके सिलेबस में ये इंक्लूडेड है और भी कई सारे एग्जाम्स में ये एक्ट पूछा जाता है और वुमेन रिलेटेड एक प्रोटेक्टिव एक्ट इसे आप कह सकते हैं, एक सोशल लेजिस्लेशन इसे कह सकते हैं। तो इसके पहले कि हम इस एक्ट के प्रोविजंस को समझने की कोशिश करें, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इस एक्ट का जान लेते हैं। इंडियन पीनल कोड के कुछ एक सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 292, 293 एक्सेट्रा, जो ऑब्सीन मटेरियल को का सर्कुलेशन, पब्लिकेशन, उनको रखना एक्सेट्रा को ऑफेंस बनाते हैं। लेकिन वो सेक्शंस शायद नाकाफी थे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, इसलिए एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986। तो ये टर्म बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है कि इंडिसेंट क्या है, ऑब्सीन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंडिया जैसी कंट्री में, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में गारंटी किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिस पर ऑफ कोर्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो वो रीजनेबलनेस क्या होगी, कितनी होगी, कौन सी चीज़ें इंडिसेंट होंगी, कौन सी चीज़ें नहीं होंगी, कौन सी ऑब्सीन होंगी, कौन सी नहीं होंगी, इसको लेकर एक बड़ा विवाद हमेशा चलता रहता है ना, कि भाई कहीं ना कहीं ये फ्रीडम को कर्टेल डाउन करने की कोशिश है वगैरह वगैरह, जिसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा शानदार सा रूलिंग दिया था। एक बड़ा फेमस केस हुआ था, आपको शायद याद आ रहा होगा, जिसको हम पॉपुलरली बैंडेड क्वीन केस के नाम से जानते हैं, जिसमें कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ऑब्सीन मटेरियल क्या होता है, और उन्होंने इसेंशियली कहा था एक ऑब्सीन मटेरियल या ऑब्सेनिटी वो एलिमेंट है जो आपके माइंड सेट को करप्ट करती है। ठीक है, माइंड सेट को करप्ट करना इज एन एसेंशियल ऑफ ऑब्सीनिटी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा इस एक्ट को पढ़ते हुए, तो इस एक्ट को पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा और इजीली समझ में भी आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके प्रोविजंस को हम देखते हैं। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट जो है 23 दिसंबर 1986 को इनेक्ट होता है, दोनों सदनों द्वारा पास होता है और ये इफेक्ट में आता है 2 अक्टूबर 1987 पर। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये, है ना। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर, तो उसी डेट पर ये इफेक्ट में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इस डेट को याद रखना कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं होगा। आइए देखते हैं इसका प्रियम्बल क्या कहता है। इसका प्रियम्बल बिल्कुल सिंपली ये बात कहता है कि वुमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिट करना इस एक्ट का काम है। और किस तरह से होते हैं भाई ये रिप्रेजेंटेशन? एडवर्टीजमेंट में, पब्लिकेशन में, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर और एनी अदर मैनर और मैटर इन विच अ पर्सन कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे हरसेल्फ इसलिए भी बोल दिया ताकि ये जेंडर न्यूट्रल लगे। ऑलराइट, तो ये इसका प्रियम्बल है। आइए इसका सेक्शन देखते हैं। सो अगेन दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। 370 के हट जाने के बाद लगभग सारे एक्ट जो हैं वो होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल हैं। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एट सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। ठीक है, तो भाई 2 अक्टूबर की वो डेट थी, आप याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1987 से ये एक्ट आया है फोर्स में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कुछ काम की डेफिनेशन है। एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन है, वो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, मुझे नहीं लगता उस पर कोई खास मेहनत की। सर्कुलर, लेबल, रैपर, नोटिस वगैरह वगैरह में जो भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं वो सब एडवर्टीजमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में हर तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, चाहे वो फ्री सैंपल बांटना हो, चाहे वो पैसे लेकर बांटना भी हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है सेक्शन 2C, indecent representation of a woman means
द depiction in any manner of the figure of woman, her form, body or any part thereof in such a way as to have the effect of being indecent, derogatory, denigrating woman, or is likely to deprave, corrupt or injure the पब्लिक मॉरलिटी और मॉरल्स। देखिए जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था वो टर्म यहाँ पर आ गया, करप्टिंग द माइंड, डिप्रेव द माइंड, इंजर द पब्लिक मॉरलिटी। ठीक है, इन सब को जो करेगा वो सब इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक ब्रॉडर टर्म है, इसके मायने कहीं ज़्यादा व्यापक होंगे ऑब्ससीनिटी से। ठीक है, ऑब्ससीनिटी जिसको हम लोग चालू भाषा में वल्गैरिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये और ज़्यादा ब्रॉडर टर्म यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेबल मतलब कोई भी रिटन मार्क या स्टैम्प, प्रिंटेड ग्राफिक मटेरियल जो अफिक्स्ड होगा पैकेज में, बॉक्स, कार्टन, टिन या दूसरे टाइप के कंटेनर वगैरह वगैरह आ जाएंगे। तो इतनी कोई खास महत्वपूर्ण डेफिनेशन नहीं, बस 2C में जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन है उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, सेक्शन 3 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, या यूं कह लें पहला ही सेक्शन है जो पनिशमेंट एक्सेट्रा की बात करता है कि प्रोहिबिशन है किस चीज का, एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग indecent representation of women. No person shall publish or cause to be published or arrange or take part in publication or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of women in any form. जनरल सा प्रोविजन है, डिक्लेरेटरी प्रोविजन है कि भैया ऐसे रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिटेड है। ठीक है, प्रोहिबिटेड है। अब भाई जब प्रोहिबिशन है तो और आगे देखते हैं और क्या प्रोहिबिशन है। सेक्शन 4 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट एक्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। कोई भी व्यक्ति इस तरह के बुक्स, पैम्फलेट एक्सेट्रा को क्या क्या नहीं करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा, सबसे पहला तो सेल नहीं करेगा, लेट टू हायर किराए पर नहीं देगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा, पोस्ट से सेंड नहीं करेगा। क्या क्या चीजें, बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, यानी कि जितना ब्रॉडली कवर हो सकता है वो उतना ब्रॉडली किया गया है। ठीक है, ऐसा आपको याद क्या रखना है, सेक्शन 4 किस चीज की बात कर रहा है भाई, सर्कुलेशन एक्सेट्रा की। इसका प्रोविजन देखते हैं। इसका प्रोविजन कहता है कि ये सेक्शन कहाँ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की किताबें, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा हैं जिन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा, विच इज प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड फॉर पब्लिक गुड। ठीक है, पब्लिक गुड में है ऐसा सर्कुलेशन। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझ लें किसी टेक्स्ट बुक में या सिलेबस की बुक में एक इसेंशियल था कि भाई एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए इस तरह का कोई फिगर या ड्राइंग या पेंटिंग या पिक्चर देनी पड़ेगी। सो वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, विच इज केप्ट और यूज्ड बोना फाइड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। भाई किसी तरह के धार्मिक मामलों के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, पर्पस शुड बी बोना फाइड। ठीक है, सद्भावपूर्ण होने चाहिए वो पर्पसेस, और कैसे, रिलीजियस पर्पस। ठीक है, बी कहता है एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्प्टर्ड, engraved, painted or otherwise represented on or in any ancient monument within the meaning of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act। ठीक है, किसी पुरातन इमारत में कोई मोन्यूमेंट जो है उसमें यदि इनग्रेव्ड एक्सेट्रा, कोई टेम्पल है या कोई कार है जो आइडल्स एक्सेट्रा के कन्वेंस के लिए यूज की जाती। कार को यहाँ पर आप कार ना समझें, यूँ समझ लें रथ, पालकी इत्यादि जो कन्वेंस यूज होते हैं, उस तरह के किसी वाहन पर वो अंकित हैं या किसी मंदिर में अंकित हैं। ठीक है, उनको भी इससे बाहर रखा जाएगा। और सी कहता है एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजंस ऑफ
पार्ट 2 ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, इस तरह की कोई मोशन पिक्चर है जिस पर सिनेमाटोग्राफ एक्ट का पार्ट 2 एप्लीकेबल होगा तो उनको भी यहाँ पर कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 5 देखते हैं, पावर टू एंटर एंड सर्च। ठीक है, पावर टू एंटर एंड सर्च किसके पास होगा? ये पावर गैजेटेड ऑफिसर के पास। अब ये गैजेटेड ऑफिसर कौन सा ऑफिसर होगा भाई? स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको ऑथोराइज किया कि एक लोकल लिमिट में आप गैजेटेड ऑफिसर हैं जिसके पास ये पावर होगी कि आप एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं इस तरह का कोई भी मटेरियल। ठीक है, तो ऐसा ऑफिसर कब कब भाई एंटर या सर्च कर सकता है? ऑल रीजनेबल टाइम्स। ठीक है, ऑल रीजनेबल टाइम्स, यहाँ पर टाइम लिमिट कोई नहीं है कि दिन में या रात में, लेकिन रीजनेबलनेस का हमें ध्यान रखना होगा। आर्बिट्रेरली आप किसी के घर में नहीं घुस सकते हो। ठीक है, जहां पर उसे लगे, ये रीजन टू बिलीव हो कि भाई हाँ ऐसी जगह पर इस तरह की कोई सामग्री है या हो सकती है। ठीक है, C. Examine any record, register, document or any other material object found in any place mentioned in clause A and C is the same. ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड एक्सेट्रा को वो एग्जामिन कर सकता है। अब इसका प्रोविजन देखें, नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट वारंट। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात और याद रखने वाली बात है कि प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में बिना वारंट के ऐसा गैजेटेड ऑफिसर एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है, फर्दर ये प्रोवाइड कर रहा है कि पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन में बी एक्साइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल एक्सेट्रा जिसमें इस तरह का इंडिसेंट मटेरियल होगा, लेकिन उसमें ध्यान रखना ये होगा गैजेटेड ऑफिसर के लिए कि ऐसा सीजर जो होगा, ऐसी जो जब्ती बनाई जाएगी, इट शैल नॉट अफेक्ट द इंटेग्रिटी, यूटिलिटी और सेलेबल वैल्यू ऑफ दोज गुड्स। ठीक है, जो भी बुक्स हैं, पैम्फलेट है या कागज वागज हैं, ठीक है, उनकी इंटेग्रिटी, यूटिलिटी या सेलेबिलिटी को कम ना करे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सब सेक्शन जो है वो ये कहता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट में सीआरपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सीआरपीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सो फार एज मे बी अप्लाई टू एनी सच सीजर और सर्च। कौन से वाले? सेक्शन 94 वाले। ठीक है, सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी वाले सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे सीजर और सर्च के ड्यूरिंग। ठीक है, सब सेक्शन 3 देखते हैं, वेयर एनी पर्सन सीजेस एनीथिंग अंडर क्लॉज बी और सी ऑफ सब सेक्शन 1 ही शैल एज सून एज मे बी इन्फॉर्म द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड टेक हिज ऑर्डर एज टू कस्टडी देयर ऑफ। ठीक है, अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जल्द से जल्द, शीघ्र इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, और मजिस्ट्रेट जो भी ऑर्डर देंगे उसके अकॉर्डिंगली वो गैजेटेड ऑफिसर एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 6 क्या कह रहा है। सेक्शन 6 पेनल्टी की बात कर रहा है। सेक्शन 3 में, 4 में यदि जो चीज़ें प्रोहिबिट की गई हैं वो कोई व्यक्ति करता है तब क्या होगा? पहले कन्विक्शन में जेल हो सकती है भाई, कितनी? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है फर्स्ट कन्विक्शन में 2 ईयर्स। ठीक, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज। ठीक है, 2 साल और 2000 रुपए का फाइन। सेकंड कन्विक्शन के केस में क्या होगा जी? सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में कम से कम 6 महीने की सजा होगी, 6 महीने से कम नहीं हो सकती है, और फाइन भी कम, मैक्सिमम 5000 रुपए का हो सकता है, जो कि कम से कम 6 महीने की सजा होगी जो कि एक्सटेंड हो सकती है कितनी? 5 ईयर्स तक। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 5 ईयर्स। ठीक है, और फाइन कितना होगा? कम से कम 10,000 रुपए, जो कि एक्सटेंड होगा 1 लाख रुपीस तक।
ठीक है, 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, लेकिन फाइन की वैल्यू 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। कब? सेकंड कन्विक्शन के केस में। याद रखना, सेकंड कन्विक्शन बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, बट ऐसा मत करिएगा कि फर्स्ट कन्विक्शन को आप भूल जाएं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को याद रखिएगा। कुल मिलाकर सेक्शन 6 जो है अति 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 महत्वपूर्ण सेक्शन है, ठीक है। 7 देखते हैं। 7 बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज की, ठीक है। कोई कंपनी यदि एक ऑफेंस कर रही है तो जो भी लोग इंचार्ज होंगे ना कंपनी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, हाँ, MD, CEO वगैरह वगैरह, जो लोग भी कंपनी के पूरे फंक्शंस को एक्सरसाइज करते होंगे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस से डील करते होंगे, वो सारे लोग गिल्टी माने जाएंगे इस ऑफेंस के, ठीक है। इस तरह का कोई ऑफेंस यदि कंपनी कर रही है तो कंपनी के जो इंचार्ज होंगे, जो भी नाम से आप उन्हें जानते हो, VP, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, व्हाटएवर, वो और वो सारे लोग इसमें गिल्टी माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक प्रोविजियो ये कहता है, बहुत जनरल सा प्रोविजियो, आपने कई दफ़े पढ़ा होगा इस तरह का प्रोविजियो, कि यदि ऐसा पर्सन प्रूव कर दे कि भाई उसकी नॉलेज के बिना हो रहा था इस तरह का काम, या फिर उसने तो सारा काम डिलीजेंटली किया था, बड़े सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ किया था, फिर भी हो गया, ऐसी कंडीशन में उसको नॉट गिल्टी माना जा सकता है, ठीक है। वरना तो नप जाओगे भाई, ठीक है। सब सेक्शन 2 इसका कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी एंड इज प्रूव्ड दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कनिवेंस ऑफ और इज attributable to neglect on part of any director, manager, secretary or any other officer of the country, such director, manager, secretary or other officer shall be proceed against and punished accordingly। जब ये पता चल जाए कि किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या कोई और ऑफिसर, CEO, VP, CTO, CFO, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी इंचार्ज टाइप के लोग हैं, जो भी सर्वे सर्वा हैं कंपनी के, उनकी कंसेंट से हुआ था या उनके नेग्लेक्ट से ये हुआ था, तो उनको उसी तरह से पनिश किया जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंपनी क्या होगी? अरे भाई, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी वो कंपनी होगी। डायरेक्टर में क्या इंक्लूडेड होगा भाई? डायरेक्टर में इंक्लूडेड होगा फर्म, ठीक है, फर्म इंक्लूडेड होगी, और ऐसी फर्म के मामले में पार्टनर इन फर्म जो होंगे वो डायरेक्टर माने जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टर माने जाएंगे। 8th पर आते हैं, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। कैसे होंगे ये ऑफेंस? कॉग्निजेबल होंगे और बेलेबल होंगे, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, कहाँ डिफाइंड है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सेक्शन में भी जिक्र है कि भाई CRPC में जो डेफिनेशन है कॉग्निजेबल और बेलेबल की, ठीक है, वो हो गए। सेक्शन 9 पर आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। किसी भी सद्भाव पूर्ण किए गए कार्य में प्रोटेक्ट किया जाएगा। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग विच इज डन बाय दैट पर्सन और गवर्नमेंट इन गुड फेथ, ठीक है। सद्भावपूर्ण की गई कोई भी कार्यवाही के अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन, लीगल प्रोसीडिंग, सूट एक्सेट्रा नहीं लाई जाएगी, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 10 पर। सेक्शन 10 सिंपल सी बात करता है, पावर टू मेक रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, क्योंकि एक सेंट्रल एक्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है सेक्शन 10 की, ठीक है। 2 कहता है किन किन चीज़ों से रिलेटेड रूल्स बनाएंगे। द मैनर इन विच सीजर ऑफ एडवर्टीजमेंट और एनी अदर आर्टिकल शैल बी मेड एट द मैनर इन विच द सीजर ऑफ लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड डिलीवर्ड टू द पर्सन फ्रॉम whom such article is seized. Any other matter which is required to be or may be prescribed. ऐसे रूल बनाएगा कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस सेक्शन के वर्च्यू से? सेक्शन 10 के वर्च्यू से, ठीक है। 3rd कहता है, एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड इन फ्रंट ऑफ, कहाँ? दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखना पड़ेगा। कितने दिन के भीतर? 30 डेज के भीतर। लोकसभा सेशन में नहीं है,
ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा सेशन है तो उनमें 30 डेज, ठीक है, उनका 30 डेज काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यदि एक हाउस ने मॉडिफिकेशन कर दिया है, ठीक है, तो क्या माना जाएगा कि भाई वो मॉडिफिकेशन के साथ पास हुआ है। एग्री कर गए तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। यदि डिसएग्री कर गए तो वो रूल्स इफेक्ट में नहीं आएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे हमारे देश में कानून बनाने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सेम तरह से ये रूल्स बनाए जाएंगे। भाई दोनों सदनों से पास होना ज़रूरी है तो दोनों को एग्री करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन यदि किसी ने सजेस्ट करें तो वो प्रीवियस हाउस को वापस भेज देगा, वो देखेगा उस मॉडिफिकेशन पे क्या करना है ना। और यदि किसी भी तरह का डेडलॉक होता है तो ये माना जाएगा कि वो इफेक्ट में नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात थी। ये था हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्ट आपको समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा, छोटा सा, स्वीट सा, शॉर्ट सा एक्ट है। कोई भी डाउट इस एक्ट से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स जुडिशियल सर्विस या एडिशनल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टाइप के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये एक्ट सिलेबस में, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं और बनाता रहूं। Thank you ladies and gentlemen for joining this session. I hope you guys learned something new. This is me Varun Pradhan signing off. Please take good care of yourself.